हेलो एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपनी सेट का रिवीजन का आगे पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने कंपनी सेट के कुछ पार्ट्स कवर किए थे, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है इंक्लूडिंग द स्टॉक, और कैपिटल ऑथराइज कैपिटल, तुम्हारा इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब तुम्हारा कैपिटल का पार्ट होता है। और शेयर कैपिटल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ चुका था। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि सर शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। आप किसी को अगर शेयर देते हैं तो उनको आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यस सर, जरूर देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, कंपनी शैल इशू सर्टिफिकेट ओनली व्हेन इट इज इन परसुएंस ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन के परसुएंस में होना चाहिए और सामने वाला अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट सरेंडर करेगा। मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा और सामने वाला अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट सरेंडर करेगा, तभी शेयर सर्टिफिकेट देंगे। भाई सर अगर मेरा लेटर ऑफ अलॉटमेंट अगर लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइए। आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी लॉस्ट हो गया तो उसको रीजनेबल टर्म्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख के आपको इशू कर देंगे। ओके डन। और एक ध्यान रखेंगे, सर्टिफिकेट शैल बी इशूड अंडर अ कॉमन सील। कॉमन सील में इशू होगा। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है मतलब मैंडेटरी नहीं है भाई, अमेंडमेंट के बाद अगर नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, अगर दो डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। ओके डन। एंड एवरी शेयर सर्टिफिकेट shall be enter in a registrar of a member। ठीक है, हर शेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ द मेंबर में एंटर होगा। ओके अब बात करते हैं इशू ऑफ अ रिन्यूएबल शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, कंपनी शेल इशू इवन इन एक्सचेंज ऑफ डीफेज मल्टीफेज टर्न ऑन ओल्ड। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कंपनी शेयर सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कर सकती। कब तक? जब तक शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनली सरेंडर नहीं होता। भाई आपका शेयर सर्टिफिकेट टर्न हो गया, डिफेस्ट हो गया, मल्टीलेटेड हो गया, तो उस केस में आप जब तक ओरिजिनल शेयर सरेंडर नहीं करे तब तक आपको इशू नहीं किया जाएगा नया सर्टिफिकेट। ओके समझ गए इस चीज को। लेकिन कंपनी चाहे तो उस चीज के 50 रुपए पर सर्टिफिकेट चार्ज कर सकती है। मतलब मैक्सिमम लिमिट है क्या सर? हाँ, कंपनी अगर चाहे तो चार्ज कर सकती है, लेकिन 50 रुपए पर सर्टिफिकेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, कंपनी ओल्ड शेयर के बदले न्यू शेयर कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है बिना सरेंडर के। क्या बोल रहे हो सर? इससे पहले आप बताए कि पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़े, चाहे फट जाए, चाहे उसका नाम भी मना दिखे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें कंपनी में रिप्लेस ओल्ड शेयर फॉर न्यू शेयर विदाउट सरेंडर, लाइक एग्जांपल ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर केस में ऐसा होता है। ओके समझ गए। और जो न्यू शेयर रहेगा उसमें लिखाएगा कि इट इज इशूड इन अ ल्यू ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3, जो भी नंबर है ऐसा वो लिखाएगा। ओके समझ गए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट शेयर क्या होता है? सर मेरा शेयर लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, माई शेयर इज लॉस्ट डिस्ट्रॉयड एंड आई हैव प्रूव्ड, और डिफेस्ड मल्टीलेटेड टॉर्न एंड सरेंडर टू द कंपनी। डिफेस्ड हो गया, मल्टीलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, और मैंने इसको कंपनी को सरेंडर कर दिया। सेम 50 रुपए सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट ज्यादा नहीं ले सकता मैं, कंपनी चार्ज कर सकती है, और इसका नाम लिखेंगे डुप्लीकेट इशूड इन अ ल्यू ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट नंबर। समझ गए इस चीज को? ठीक है सर। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की डिलीवरी कब होगी। अगर आप एमओए के सब्सक्राइबर हैं तो आपको 2 महीने के अंदर जीए दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है सर, समझ गए। अलॉटमेंट शेयर का केस है तो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 2 मंथ्स में आपको दिया जाएगा। और सर अदर केस में तो जिस दिन इंटीमेशन ऑफ द ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन बोल दिया कि हमको चाहिए शेयर, उसके 1 महीने के अंदर दे दो। ठीक है, और डिवेंचर केस के 6 महीने के अंदर आपको देना पड़ता है अलॉटमेंट से। तो सर डेट, अगर एमओए का सब्सक्राइबर हूं मैं, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर है मेरे पास तो 2 महीना, अदर केस है तो 1 महीना, और डिबेंचर तो 6। आप एकदम सही समझ, यही मैंने बताना चाह रहा था। ओके अब आगे बढ़ते हैं स्वेट इक्विटी से। स्वेट इक्विटी शेयर भाई आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये क्वेश्चन फंसता ही है। ओके स्वेट इक्विटी मतलब खून पैसे की कमाई को भाई स्वेट इक्विटी शेयर को बोलते हैं। उन किनको दिया जाता है? टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट और अदर देन कैश कंसिडरेशन। डिस्काउंट में इशू किया जाता है भाई, किनको? डायरेक्टर और एम्प्लॉय को। समझ गए इस चीज को? किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ वैल्यू एडिशन वॉट एवर नेम, पर तुमको जो बोलना है भाई, इतने साल से तू मेहनत से काम कर रहा है ना, ले ले, चल एक हिस्सा ले ले तू भी शेयर का। ये इनका बोला जाता है ताकि एक मोटिवेशन की तरह वो काम करता है। समझ गए इस चीज को? सर यहाँ पास आप एम्प्लॉय लिखिए है तो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है मैं बताता हूँ। एम्प्लॉय मतलब होता है आपका परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय नॉट टेम्पररी, परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में काम कर रहा है या आउटसाइड इंडिया में काम कर रहा है। डायरेक्टर चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। इंप्लॉय डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी इंप्लॉय डायरेक्टर भी मेरे इंप्लॉय में काउंट होंगे। समझ गए इस चीज को? अब ध्यान से सुनेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर आपका तभी इशू हो सकता है व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन पूरे के पूरे डिटेल को स्पेसिफाई करेगा, और अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और नोटिस जो स्पेशल रिजोल्यूशन का नोटिस रहेगा उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना मस्ट है।
गॉट माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए ना आपको कुछ कुछ चीजें भी और ध्यान रखनी पड़ेगी। उसका एक टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, तो इसमें यह बोला जाता है कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास किए हो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए वो 12 महीने तक वैलिड रहेगा। मतलब मैं आज मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करता हूं, उसको 2 साल बाद उसको वैलिड कर लूंगा क्या? ना, 1 साल तक तुम्हारा स्पेशल रिजोल्यूशन वैलिड रहेगा भाई। साल भर के अंदर तुम करना है तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो और नया रिजोल्यूशन पास कर लेना। समझ गए इस चीज को? नॉट मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल और शेयर ऑफ इशूड वैल्यू 5 करोड़ विच एवर इज हायर। मतलब मैं स्वेट इक्विटी शेयर एक टाइम में 15 शेयर कैपिटल से 15% ज्यादा नहीं कर सकता और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, मतलब दोनों के लिमिट में मेरे को रह के इशू करना पड़ेगा। ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर कोई भी टाइम 25% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करना चाहिए। सर खून पैसे कमाई 25% तो दे रहे हो और कितना दे दोगे? 100% में पूरा क्या 90% तुम्हारा खून पैसे कमाई होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। बाकी तो इन्वेस्टर का पार्ट रहता है। समझ गए इस चीज को? 3 साल का तुम्हारा लॉक इन पीरियड रहता है और जो नई स्टार्टेड कंपनी है वो चाहे तो 50% तक टिल 5 इयर्स दो इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटिवेशन का जरूरत होता है ना। तो 5 साल तक तुम चाहो तो 50% तक का स्वेट इक्विटी शेयर भी दे सकते हो। ठीक है, अब स्वेट इक्विटी शेयर है उसका सेम प्रोविजन रहेगा इक्विटी शेयर के तरह। जैसे रैंक पारी पशु, जैसे मैं चलूंगा वैसे तुम चलोगे, कदम साथ साथ बढ़ाए जा बोलते हैं ना, वैसे स्वेट इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों साथ ही साथ कदम बढ़ाएंगे, उसको रैंक पारी पशु बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बोनस शेयर? भाई बोनस मिलता है, सीधी सी बात है। लेकिन सर प्रोविजन क्या होता है? ध्यान से सुनो। कंपनी में इशू फुली बोनस शेयर टू इट्स मेंबर आउट ऑफ इट्स। ध्यान से सुनेंगे, बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा? मेंबर्स को जाएगा, एम्प्लॉय को नहीं। ओके, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप। मतलब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगा वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और दूसरा चीज है मेंबर को पे करेगा। ठीक है, आउट ऑफ इट्स इज फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से कर सकता है, एसपी अकाउंट से कर सकता है और सीआरआर से करता है। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, लेकिन अदर देन द रिवोल्यूशन ऑफ द एसेट, यहां से करेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी कैपिटलाइज नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट को फॉर द इश्यू ऑफ द बोनस शेयर अंटिल इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग में रिकमेंड किया। ठीक है, अगर तुम डिफॉल्ट करते हो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डेथ और डिपॉजिट का, तो उस केस में तुमको नहीं कर दिया जाएगा। और कोई भी डिफॉल्ट है तुम्हारे स्टैट्यूटरी ड्यूज में, तो भी तुम्हें बोनस शेयर नहीं दिया जाएगा। लाइक तुम इनकम टैक्स नहीं भर पा रहे हो, ढंग से जीएसटी नहीं भर पा रहे हो, तो तुमको बोनस शेयर इशू करने नहीं दिया जाएगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बोनस शेयर शैल नॉट इशू इन द लीव ऑफ अ डिविडेंड। मतलब आप डिविडेंड दे के बदले आप बोनस शेयर नहीं दोगे। बोनस शेयर डिफरेंट चीज है, डिविडेंड डिफरेंट चीज है। ठीक है, एक बार आप बोनस शेयर अनाउंस कर दिया ना, तो आपको साइमल्टेनियसली विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब मैं अनाउंस कर दिया मैं बोनस शेयर दूंगा, तुम्हारा वाह वाह हो गया, तुम्हारा रेपुटेशन बढ़ गया, फिर अचानक से तुम विड्रॉ कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। ओके, समझ गए इस चीज को? फिर आगे बढ़ते हैं। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको प्लान से प्यार से क्या बोलते हैं? इसको सॉप बोलते हैं। इंप्लॉय को एक ऑप्शन दिया जाता है, भाई शेयर रख ले, तो कुछ दिन तक हमारे यहाँ काम कर लेना, तू काम कर लेगा ना, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो तेरे को एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाएगा, तो जिस दिन एक्सरसाइज कर लेगा तेरे को हम शेयर दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसॉप बोलते हैं। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या होता है? इसॉप का स्कीम क्या करेंगे? पहले ड्राफ्ट करेगा आदमी, ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे इसमें, ठीक है, फिर एसआर पास करेंगे जनरल मीटिंग में, फिर जैसे ये एसआर पास हो गया ग्रांट कर देंगे ऑप्शन को। ठीक है, ग्रांट किया ऑप्शन को, दे दिया ऑप्शन एम्प्लॉयज को कि भाई तू चाहे तो एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज कर लिया, जिस दिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा अलॉटमेंट के लिए, और जिस दिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया अलॉट कर दो भाई शेयर और सर्टिफिकेट को। जिस दिन अलॉट हो गया नॉर्मल शेयर मान लिया जाएगा उसको। समझ गए इस चीज को? ठीक। कंपनी इंप्लॉइज ओन शेयर ऑफ द कंपनी, इस चीज में इंप्लॉइज का शेयर होल्ड करता है। ठीक है, एट वेरी लो कॉस्ट और डिस्काउंटेड प्राइस, कम कॉस्ट में रहता है तो डिस्काउंटेड प्राइस में रहता है। ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही ईशॉप को इशू कर सकती है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, लिस्टेड कंपनी ईशॉप को इशू कर सकती है, लेकिन सर एक और बात, अदर देन लिस्टेड कंपनी तो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे कर सकती है। जैसे कि भाई ईशॉप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो तुम, ओके, ईशॉप के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब नाम से समझते हो, एक्सप्लेन करने वाला स्टेटमेंट। क्या क्या एक्सप्लेन करेगा भाई? कितने मेरे स्टॉक्स है जिसको मेरे को ग्रांट करना है, क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, मेरा वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, लॉक इन पीरियड क्या होगा, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा, लैप्स कंडीशन क्या होगा, और बाकी सब चीज क्या होगा। ये सब केस में बताएंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताएंगे। सर इसमें इंप्लॉई मतलब तो आप समझ गए नॉर्मल कौन कौन होते हैं, लेकिन कौन नहीं होता?
प्रमोटर्स और बिलोंगिंग टू ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स वो आपके एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। समझ गए इस चीज को। और डायरेक्टर बाय ओन और बाय रिलेटिव होल्ड मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी। भाई तो 10% से ज्यादा इक्विटी अगर होल्ड करके रखा है डायरेक्टर खुद या तो अपने रिलेटिव्स के थ्रू, तो आपको कैसे हम लोग एम्प्लॉय बोल देंगे? भाई तो ओनर हो गया ना। 10% बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जो प्रमोटर है और ग्रुप ऑफ द प्रमोटर है, तुम इसको एम्प्लॉय नहीं बोलोगे शॉप के केस में। और डायरेक्टर जो खुद से या तो रिलेटिव विद मोर देन 10% अगर होल्ड करके रखता है। अब सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज बता दो सर, सुन लो। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? टाइम विच इंप्लॉइज रिक्वायर्ड टू वर्क टू गेट द शेयर। मतलब मिनिमम इतना साल तुम काम करो, हम तुमको शेयर दे देंगे। मतलब फंसा रहा है भाई इंप्लॉय को, सीधी बात है यहाँ पर। तो इतना दिन काम कर एक शेयर देंगे, ठीक है। वो मिनिमम 1 साल का रहता है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? प्राइस पेबल बाय द इंप्लॉइज फॉर द एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। एक्सरसाइज करने के लिए तुमको प्राइस जो पेमेंट करना रहता है उसको एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। अब इस शॉप को आप चाहे तो सेल कर सकते हैं आफ्टर लॉक इन पीरियड, ठीक है। इंप्लॉइज के पास राइट्स है कि अधिकार है कि रिटेन कर ले शेयर को या तो सेल कर ले, उनके पास अधिकार होता है। समझ गए इस चीज को। अब कुछ कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं, ध्यान सुनिएगा। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा ना तो वोट मिलेगा, बस इस शॉप कहलाएगा। बस जब एक्सरसाइज करोगे शेयर बन जाएगा भाई, ठीक है। अमाउंट में भी फॉरफिटेड इफ नॉट एक्सरसाइज विद इन एक्सरसाइज पीरियड। अमाउंट को फॉरफिट कर लेंगे भाई अगर तुम टाइम पे एक्सरसाइज नहीं किए, ठीक है। और रिफंड भी कर देंगे अगर नॉट फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन हो गया, ठीक है सर, समझ गए। ESOP इज नॉट ट्रांसफरेबल, इट कैन ओनली एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय एंड इट इज नॉट टू बी प्लेस्ड इन मॉर्गेज एंड एक्सेट्रा। मतलब ESOP भाई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पर है तो एम्प्लॉय ही करेगा, किसी और को तुम नहीं दे सकते, लाइक अ राइट शेयर। समझ गए इस चीज को। सर वोटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, इसको ही बता देते हैं। तो शेयर होल्डर्स को अधिकार है वोटिंग करने का। मेनली क्या चीज है? वो इक्विटी शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार है, ठीक है। बट जी ध्यान से सुनिएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनली इन मैटर अफेक्ट द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसी मीटिंग है जिसमें उसके अधिकार के बारे में बात हो रहा है, किसके? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, तो भाई वहां वोट कर सकता है, यस कर सकता है। और इन केस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में भी वोट कर सकता है। और जहां पास 2 या 2 से ज्यादा साल हो चुका है, मेरे को डिविडेंड ही नहीं दे रहे हैं भाई ये लोग, तो मैं चुपचाप वोटिंग का अधिकार हो जाऊंगा। समझ गए इस चीज को। वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर राइट्स में वेरिएशन करना है तो लिखित में चाहिए नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर कैपिटल दैट क्लास। उस क्लास के शेयर कैपिटल के 3/4 से मेरे को रिटर्न में चाहिए। और बाय SR सेपरेट मीटिंग ऑफ दैट क्लास, उस मीटिंग का एक SR पास कर दो भाई, ताकि तुम उससे वेरिएशन करो। समझ गए इस चीज को। Not less than 10% of share of that class may file to tribunal for withdrawal of such variation। 10% ऑफ द शेयर है ना उस क्लास के, ट्रिब्यूनल को बोल दिया हमें विड्रॉ करना है, ठीक है। SR पास होने के 21 दिन के अंदर, ठीक है, राइटिंग में दे दिए, ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दे दिया, सबको बाउंड करेगा। समझ गए, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब जो 10% लोग हैं वो चाहे तो ट्रिब्यूनल को फाइल कर सकते हैं 21 दिन के अंदर, जो SR पास हुआ हम राजी नहीं इस चीज से, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल उस चीज में पूरा गो थ्रू करेगा, केस को स्टडी करेगा, फिर समझेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, गॉट माय पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी अपने परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन नहीं बनाएगा। नो कंपनी शैल मेक प्रोविजन फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द एम्प्लॉय अंटिल स्पेशल कंडीशन फुलफिल। जब तक स्पेशल कंडीशन फुलफिल नहीं करता तब तक नहीं कर सकता। इसको मेनली ना बाय बैक बोलते हैं, ठीक है, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर को। समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज अ प्रेफरेंशियल ऑफर? प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब होता है इश्यू टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ प्रेफरेंशियल बेसिस, ठीक है सर, समझ गए। और नॉट टू इंक्लूड पब्लिक इशू, राइट शेयर, ESOP, स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर एंड डिपॉजिट। छोटा सा, कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल को अल्टरेशन करने की पारी आ रही है लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल केस में, ठीक है। तभी तुम जब कब अल्ट कर सकते हो? जब तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करे MOA को अल्ट करने के लिए। याद है आपका ऑथराइज कैपिटल कौन से में रहता है? आपका कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA, ठीक है। उसको अल्ट करने के लिए आपका AOA बोले कि हाँ तू अल्ट कर सकता है, तो MOA को अल्ट करने के लिए जनरल मीटिंग बैठाओ। क्या क्या कर सकते हो तुम? इंक्रीज कर सकते हो ऑथराइज शेयर कैपिटल को, कंसोलिडेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो शेयर को स्टॉक में, और स्टॉक को शेयर में कर सकते हो इनटू फुली पेड। सब डिवीजन कर सकते हो, शेयर को स्मॉल पार्ट में कैंसिल भी कर सकते हो भाई तुम शेयर को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे द कैंसिलेशन ऑफ द शेयर डज नॉट डीम टू बी द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। ओके, अगर आप शेयर को कैंसिल करते हैं तो नहीं माना जाएगा कि शेयर आपका रिड्यूस हो चुका है, शेयर कैपिटल। समझ गए इस चीज को। अब आप अल्टरेशन कर दिए तो 30 दिन के अंदर आपको ROC को नोटिस देना पड़ेगा। अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल कर दिए, ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इंक्रीज करो ऑथराइज शेयर कैपिटल को, या तो कंपनी रिडीम कर रहा है कोई प्रेफरेंस शेयर को, तो 30 दिन के अंदर ROC को नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को। फर्दर इशू ऑफ द शेयर कैपिटल, कंपनी इंक्लूडिंग द प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कैन इंक्रीज द शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी, हाँ ठीक है सर, यही बोल रहा हूं।
वो शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर इन प्रपोर्शन बाय सेंडिंग ऑफर लेटर, ठीक है, बाय सेंडिंग ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर देके उनसे फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे टाइम लिमिट कितना देगा, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30, ठीक है, अदरवाइज डिक्लाइन। 15 से 30 दिन के रेंज में तुमको चाहिए एक्सेप्टेंस, ठीक है। अनलेस AO is authorized, it will be deemed as a right share। जब तक AO ऑथराइज नहीं करता इसको आप राइट शेयर मानोगे, ओके, फर्दर इशू ऑफ द कैपिटल को, ठीक है। इशू ऑफ करना चाहते हो सब्जेक्ट टू द स्पेशल रिजोल्यूशन, कैन ऑफर टू अदर पर्सन इफ एस आर ऑथराइज अदर आइदर कैश और फॉर कंसिडरेशन। किसी और पर्सन को अदर देन द इक्विटी शेयर होल्डर को आप भी दे सकते हैं अधिकार को कि भाई तू खरीद ले, हम फर्दर इशू कर रहे हैं। तो उस चीज में ध्यान रखेंगे कि आपके स्पेशल रिजोल्यूशन इस चीज को गवर्न करना चाहिए। समझ गए इस चीज को। नोटिस ऑफ सच शैल बी डिस्पोज्ड एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। भाई कम से कम 3 दिन पहले तो तुम दे दो नोटिस को, चाहे स्पीड पोस्ट से हो, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर अब आपका होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है। ओके सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम नाम सुना सुना लग रहा है, अकाउंटिंग में करते थे, डेबिट क्रेडिट वही है। अब देखो अगर आप कोई भी शेयर कोई भी स्टॉक को अगर प्रीमियम में इशू करते हैं तो उसको चुपचाप एसपी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। समझ गए इस चीज को। भाई क्यों करना पड़ता है, कल के दिन में तुम रिडीम करोगे, प्रीमियम में भी कर सकते हो, कुछ कुछ और खर्चे हैं उसके लिए तुम यूज कर सकते हो। जैसे कि द एसपीए में अप्लाइड फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, एसपीए से कर सकते हो तुम। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी खुलने के समय जो खर्चे थे उसको राइट ऑफ कर दो तुम। कमीशन और डिस्काउंटिंग एक्सपेंस को कर दो। परचेज ऑफ ओन शेयर को कर दो। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन वेदर फॉर डिवेंचर वेदर फॉर द शेयर। समझ गए इस चीज को। इन सब चीजों के लिए आपका एसपीए अकाउंट यूज हो सकता है। मतलब सर एक बार और बताओगे क्या, ठीक है। एसपीए अकाउंट में बी अप्लाइड फॉर द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ द कमीशन एंड डिस्काउंटिंग एक्सपेंसेस एंड परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर एंड प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जिनके पास 2 प्रकार के प्यार से अधिकार होते हैं, जिसको प्रेफरेंशियल राइट्स बोला जाता है। हैविंग प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंड अप। और जो पेमेंट रहेगा डिविडेंड का आइदर इन द फिक्स रेट और आइदर इन फिक्स अमाउंट। बोल देंगे साल में तेरे को 15,000 देंगे, या तो बोलते हैं साल में तेरे को 10% देंगे। ये होता है फिक्स रेट और फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। और मे भी फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स है, चाहे तो फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स भी हो सकता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डीम्ड प्रेफरेंस शेयर, आप देख के बोल दोगे कि वो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड है एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल है, ठीक है। डिविडेंड केस में उनको राइट्स है पार्टिसिपेट करने का, और कैपिटल केस में राइट्स उनको पार्टिसिपेट करने का, ओके। तो उस चीज में क्या मानोगे, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर इशू क्या ऐसी हवा में हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ओके। अब एक चीज आप एनालाइज कर लीजिए, कोई भी काम करने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पड़ रही है, ठीक है। मैंने पहले बताया था एमओए बताएगा कि आपको एक काम करना है, और कैसे करना है कौन बताएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको बताएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए आपको चाहिए ऑथराइजेशन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, उसको पास करना चाहिए प्रेफरेंशियल शेयर को इशू करने के लिए, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं रिडम्पशन में और प्रेफरेंस शेयर में, तो आपको प्रेफरेंस शेयर और इशू करने नहीं देगा। पुराना पाप है भाई, तू पहले डिफॉल्ट कर चुका है, रिडीम नहीं कर रहे प्रेफरेंस शेयर वाला को, तेरे को नया थोड़ी इशू करने देंगे। समझ गए इस चीज को। और जो एसआर होगा उसमें कुछ कुछ चीजें बातें कंक्लूड होनी चाहिए, लाइक प्रायोरिटी ऑफ द डिविडेंड, कैसे तुमको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तुम एसेट्स और प्रॉफिट में क्या तुम्हारा पार्टिसिपेशन रहेगा, क्यूमुलेटिव रहेगा कि नॉन क्यूमुलेटिव रहेगा, कन्वर्जन कैसे होगा, तुम्हारा वोटिंग राइट क्या रहेगा, तुम्हारा रिडम्पशन कब होगा, ये सब चीज स्पेशल रिजोल्यूशन में डील हो जाना चाहिए, ओके। समझ गए इस चीज को। नोट, इंपॉर्टेंट नोट, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आफ्टर दिस एक्ट इशू इन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। 2013 के बाद कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इन रिडेमेबल नहीं कर सकती। मतलब सर रिडेमेबल करेगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 20 साल रहेगा रिडम्पशन का, और 30 साल इन केस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओके। गॉट माय पॉइंट। आप देखते हैं। और प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम होगा, या तो एक फिक्स टाइम में, या तो हैपनिंग और हैपनिंग ऑफ द इवेंट में। मैंने बोला कि मैं आपको 10 साल बाद रिडीम कर दूंगा, 10 साल खत्म हो गया। मैंने बोला कि वो ब्रिज बन जाएगा 10 साल के अंदर, 8 साल में बन गया भाई, ठीक है, रिडीम कर दो उस चीज को, या तो एट द कंपनीज ऑप्शन, या तो एट द शेयर होल्डर ऑप्शन होते, ओके। समझ गए इस चीज को। कंडीशन फॉर द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, देखो जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा ना, वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होगा, फुली पेड अप होगा, ट्रांसफर अमाउंट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और आउट ऑफ द एसपी अकाउंट। मतलब सर 4 बातें, प्रॉफिट से होगा, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, सीआरआर में तुमको ट्रांसफर करना है, आउट ऑफ एसपी। यस, आपने एकदम सही बोला, इसी चीज में ही आपका हो पाएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या पुराने प्रेफरेंस शेयर को पैसा देने के लिए मैं नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ क्या?
ध्यान से सुनिएगा, विथ स्पेशल रिजोल्यूशन पास विद द ट्रिब्यूनल अप्रूवल में इशू रिडीमर प्रेफरेंस शेयर टू पे इट्स प्रीवियस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिविडेंड एंड दिस डज नॉट डीम टू इंक्रीज और रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। यस आप कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब सर मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर ना मेरे को रिडीम करना है, ओके, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है तुरंत में, तो एक काम करता हूँ ना, नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेता हूँ, उसको दे दूंगा, इसका टॉपिक इसका सर बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को समझ गया। चलो, बाय बैक ऑफ शेयर ऑफ द बाय बैक ऑफ शेयर अंडर सिस्टम, मतलब खुद के शेयर को खरीदना। क्या होता है ना, कई बार कंपनी को ऐसा लगता है उसके पास ज्यादा पैसा हो गया तो शेयर को बाय बैक कर लेती है, ओके डन। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑथराइज्ड बाय द एओ होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है। 25% और लेस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, जितना आपका पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व है उसे 25% कम होना चाहिए। आफ्टर बायबैक आफ्टर 2:1 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मेरा डेब्ट 200 है तो इक्विटी 100 होना चाहिए, ये मेरे को रेशियो मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन मेरे को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है अगर बायबैक ना टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से 10% कम है, और इसके लिए मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन तो कंपलसरी बोलते हैं बायबैक के लिए, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से 10 से कम है, तो उस केस में मेरे को नहीं पास करना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड रिजोल्यूशन जरूरी है भाई, समझ गए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, और ओनली फुल्ली पेड अप, जो फुल्ली पेड अप है उसी को आप बायबैक कर सकते हो, समझ गए इस चीज को। सर टाइम गैप क्या होना, पुराने ऑफर से 1 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है, और शेल बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, जिस दिन तुम पास के उसके 1 साल के अंदर करना है, ठीक है। अब बायबैक तुम किससे कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन द प्रोपोर्शनल बेसिस, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे प्रोपोर्शनल बेसिस में कर दो, या तो ओपन मार्केट में कर दो, या तो इस स्टॉक को परचेस कर लो, ओके गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, लेटर ऑफर क्या होता है ना, ऑफर दे दो कि हम बाय बैक करेंगे, समझ गए इस चीज को। तो इस लेटर ऑफ ऑफर को आप आरओसी में फाइल करोगे, SH8 बोलते हैं इसको, साइन बाय 2 डायरेक्टर्स एंड 1 MD। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्पैच विद इन 20 डेज फ्रॉम द फाइलिंग टू शेयर होल्डर, ऑफर विल बी ओपन फ्रॉम 15-30 दिन, 15-30 दिन के ऊपर रहेगा, लेटर ऑफ ऑफर देंगे, लाइक अ प्रोस्पेक्टस और कुछ नहीं है, ठीक है सर समझ गए। अब देखिए, बाय बैक बाय प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, जो बाय बैक है बाय प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में सुनिएगा, आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए एसआर के नोटिस के साथ, ठीक है, चीज ध्यान रखें। ईएस मतलब यहाँ पास इक्विटी शेयर नहीं है, आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, ओके। तो सर क्या क्या चीज बताओगे, कंफर्मेशन देगा बोर्ड कि कंपनी अपना डेब्ट को पे कर देगा। तुम बाय बैक कर रहे हो और तुम्हारे पास अपने डेब्ट को देने के लिए पैसा नहीं है, तो तुमको नहीं करने दिया जाएगा, यस सर ऑब्वियसली नहीं दिया जाएगा। तो बोर्ड आपका कंफर्मेशन देगा कि कंपनी विल पे इट्स डेब्ट, नॉट बी इंसॉल्वेंट विद इन 1 ईयर एंड टाइटल विल टेक लायबिलिटी कंपनी वाइंड अप। क्या डिक्लेरेशन देंगे, सर कंपनी ना पूरा डेब्ट को पे कर देगा, कुछ नहीं होगा, 1 साल के अंदर हम इंसॉल्वेंट भी नहीं होंगे, और बोलेगा अगर चलो हो भी गया ना वाइंड अप, हम लायबिलिटी ले लेंगे। कौन देगा, ये डायरेक्टर, ये सब चीज स्टेटमेंट देगा, कंफर्मेशन, समझ गए इस चीज को। ऑडिटर्स को रिपोर्ट एनेक्स करेगा और बताएगा कि हमने इंक्वायरी कर लिया है, ऑडिटर बताएगा, ऑडिटर ने कि हम वी हैव इंक्वायर्ड इनटू द कंपनीज स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है। प्रॉपर्ली डिटरमाइन करेंगे भाई कितना परमिसेबल कैपिटल हम लोग पास, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेटेस्ट 6 मंथ, ठीक है, और ग्राउंड टू बिलीव है कि विल नॉट सॉल्वेंट इन 1 ईयर, ये सब चीज सबमिट करना पड़ेगा, ओके गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब बाय बैक कर रहे हो, बैंक अकाउंट क्लोजर ऑफर हुआ, आफ्टर क्लोजर ऑफ ऑफर ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 7 डेज फ्रॉम द 21 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर। 21 दिन जहां से खत्म हुआ, 7 दिन के अंदर आप बैंक अकाउंट खोलो, मेक अ पेमेंट और रिटर्न शेयर सर्टिफिकेट नॉट ड्राफ्टेड, ठीक है, पेमेंट कर दो या तो रिटर्न कर दो शेयर सर्टिफिकेट को, समझ गए इस चीज को। अब कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या क्या होती है इस चीज में, जो आपका लेटर ऑफ ऑफर है ट्रू फैक्चुअल एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन कंटेन करना चाहिए, कुछ भी तुम उल्टा सीधा नहीं बताओगे जो अनट्रू स्टेटमेंट है, और इमटेरियल मटेरियल इंफॉर्मेशन को देना ही पड़ेगा, जो फैक्ट के लिए वो भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, समझ गए इस चीज को, ओके। नॉट टू इशू न्यू शेयर एक्सेप्ट ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, आप बाय बैक कर रहे हो तो आपको नया शेयर इशू नहीं करना है, ठीक है, लेकिन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी तुम इशू कर सकते हो, आपको बैंक अकाउंट को भी ओपन करना पड़ेगा। नॉट टू विड्रॉ ऑफर वंस इट इज अनाउंस, ठीक है, आपको ऑफर को विड्रॉ नहीं करना है, अगर एक बार अनाउंस कर देते हैं तो। नॉट टू यूटिलाइज अमाउंट बोरोड फ्रॉम द फर्म, बाय बैक करने के लिए तुम लोन लेके बाय बैक नहीं करोगे। मतलब कंपनी की कुछ ऑब्लिगेशन होती है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। लेटर जो ऑफर है ना वो कंटेन करेगा ट्रू फैक्चुअल जो फैक्ट पे बेस्ड है मटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई नया शेयर अभी इशू नहीं करूंगा मैं, ठीक है, जब तक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कर सकता हूं, नया शेयर इशू नहीं करूंगा। ये तो बात हो गई भाई, तू यहां से खरीदार किसी को इशू कर, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगा, कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, विड्रॉ नहीं करेगा, एक बार तू ऑफर दे दिया तो, ठीक है, और जो बैंक से लोन लिया है ना उसको तो यूज नहीं करेगा बाय बैक के लिए, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द बाय बैक, ठीक है, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली
एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग ओन इन्वेस्टमेंट कंपनी का बायबैक नहीं कर सकता, ठीक है। और एक चीज ध्यान सुनिएगा, डिफॉल्ट इन पेमेंट, रीपेमेंट, डिपॉजिट, प्रेफरेंशियल डिविडेंड एक्सेप्ट 3 इयर्स लेफ्ट फ्रॉम सब्सिडेंट। मतलब सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी का मैं नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता भाई। तो ठीक है, अगर तूने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, रीपेमेंट, डिपॉजिट में, प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड के केस में तो नहीं कर सकता। लेकिन 3 साल अगर बीत चुका है, पाप तेरा पाप को किए ना 3 साल हो चुका है तो ठीक है, हम मान जाएंगे, तब तू कर सकता है उस चीज को। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर, सर डिवेंचर क्या होता है? सर एक डॉक्यूमेंट होता है, चिट्ठा होता है। यस, डिवेंचर इज स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज एविडेंसिंग अ डेब्ट वेदर चार्ज और नॉट और व्हिच इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सर एक लोन का मेरा स्टेटमेंट है जो एविडेंसिंग अ डेब्ट कर रहा है, मतलब मेरे डेब्ट के लिए एविडेंस दे रहा है, चाहे चार्ज हो या ना हो, समझे, चार्ज हो या ना हो उस चीज के, मतलब सिक्योर्ड हो या नॉन सिक्योर्ड हो, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा, वो आपका डिवेंचर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए डिवेंचर के केस में। डिवेंचर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं होता भाई, मे बी इशू होली और पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, वोटिंग राइट्स नहीं रहता इनका, आपको पता है सर। कन्वर्ट होगा उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि 100% शेयर होल्डर, शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट्स रहता है, ठीक है। और जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स रहेंगे, डेट ऑफ रिडम्पशन नॉट एक्सीड 10 ईयर, 10 साल से ज्यादा तुम्हारा डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और 10 से 30 साल हो सकता है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं तो, ठीक है। और जो तुम्हारा चार्ज है सफिशिएंट वैल्यू टू पे होना चाहिए, जो तुम्हारा चार्ज है सफिशिएंट वैल्यू होना चाहिए पे करने के लिए। सर अब डिवेंचर इशू कर रहे हो तो डिवेंचर ट्रस्टी तुम बनाओ, ट्रस्टी जो डिवेंचर के बिहाफ में काम करे। डिवेंचर तो रहेगा नहीं कंपनी, तो ट्रस्टी को बैठाओ, वो सब चीज को देखेगा, चीजों को लेके विद इन 60 डेज। और डिवेंचर डीड बनाओ तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, और जो चार्ज रहेगा वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है सर, समझ गए? तो मोटा मोटी आप लोग ये समझ, डिवेंचर मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंसिंग करता है डेब्ट को, चार्ज हो या ना हो, वो चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी। सर उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होता, कन्वर्ट हो सकता है होली और पार्टली में, और 10 साल और 30 साल का रेंज में रहता है। जो चार्ज रहेगा वो सफिशिएंट वैल्यू में होना चाहिए। अपॉइंट करोगे 60 दिन के अंदर डिवेंचर ट्रस्टी को, और डिवेंचर डीड बनाओगे, और चार्ज वेदर इट विल मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है? कंपनी शैल अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी, ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टी करेगा, ठीक है। और लेटर ऑफ ऑफर में आपको नाम देना पड़ेगा कि मेरा डिवेंचर ट्रस्टी क्या था, ठीक है। रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द डिवेंचर ट्रस्टी हु प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एंड कंसेंट लेटर अपीयर इन अ लेटर ऑफ ऑफर। डिवेंचर इशू कर रहे हो ना, तो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हो, उसको लेटर ऑफ ऑफर में बताना पड़ेगा कि मिस्टर ए हमारा डिवेंचर ट्रस्टी बनेगा, और उससे रिटर्न कंसेंट हमको मिला है। समझ गए? एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका डिवेंचर ट्रस्टी है ना, इंडिपेंडेंट आदमी रहेगा, मतलब कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी से अगर लेना देना रहेगा तो भाई तो कंपनी के साथ मिलकर डिवेंचर होल्डर को धोखा दे देगा वो। आप चीज समझ गए इस चीज को? तो हु मे नॉट अपॉइंट एज डिवेंचर ट्रस्टी, जो शेयर को होल्ड करता है, ठीक है सर, शेयर को होल्ड करना मालिक है, समझ गए इस चीज को? प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और ओन होल्डिंग सब्सिडी, जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी खुद के या तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में, वो भी नहीं कर सकता, ठीक है सर। और ऐसा पर्सन जिसको रेम्युनरेशन मिलता है कंपनी से, मतलब सीधी सी बात है भाई, वो कंपनी के अंडर काम कर रहा है, मतलब कंपनी के खिलाफ काम नहीं करेगा वो, तो ठीक है, उसको आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बना सकते, ठीक है। इंडेक्टिव टू कंपनी, ऐसा जो भाई कंपनी को पैसा देने वाला है, मतलब सीधी सी बात है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है चीजों को लेके, ठीक है। प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप, एक नया कॉन्सेप्ट आता है। प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब भाई मैं ज्यादा डील करता हूं कंपनी के साथ, मतलब 2% ऑफ मोर, ठीक है, ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है, ग्रॉस टर्नओवर का 2% या तो 50 लाख, समझ गए इस चीज को, या तो इनकम का 2%। तो उस चीज में विच एवर इज लोअर, मैं जिस चीज में फंस गया उसमें उसमें अगर मैं आता हूं लिमिट में, तो मैं भी प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप में आऊंगा, और मैं वहां पर डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। गॉट माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। और रिलेटिव कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर के, सर एक बार और बता दो, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी कौन कौन अपॉइंट कर सकते हैं? जो शेयर होल्ड करके रखता है, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, चाहे खुद कंपनी के होल्डिंग और सब्सिडरी की। जिसको रेम्युनरेशन मिलता है वो भी डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। इंडेप्टेड टू द कंपनी है, जो प्रीक्यूनरी रिलेशनशिप में है, और रिलेटिव ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स और डायरेक्टर, वो लोग भी नहीं बन सकते। सर डिवेंचर ट्रस्टी को रिमूव करना है, होशियारी मार रहा है, कर सकते हो भाई, एक्सपायर टर्म से पहले कर सकते, लेकिन 3/4 कंसेंट चाहिए। 3/4 तो मतलब 75% डिवेंचर होल्डर बोले कि हमको इसको नहीं रखना, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, ठीक है। अब सर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी? डिवेंचर ट्रस्टी कुछ कुछ ड्यूटी होते हैं, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी के पहला ड्यूटी होता है कि सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द लेटर ऑफ ऑफर डज नॉट कंटेन इनकंसिस्टेंट टर्म, कुछ अलग टाइप ऐसा उलझा टर्म्स तो नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी का मैटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज के ट्रस्ट डीड्स आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रस्ट डीड को देखना है कि कंपनी के इंटरेस्ट में तो नहीं है चीजों को लेके, ठीक है। कॉल फॉर द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए कंपनी बोल सकते हैं क्या क्या परफॉर्म किया बताओ भाई, हमको ब्याज दे पाओगे नहीं तुम साल के एंड में, ये सब चीज इंश्योर करने के लिए डिवेंचर ट्रस्टी को बैठाया जाता है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को बताएगा अगर कुछ डिफॉल्ट करता है कंपनी, ठीक है, अपॉइंट कर देगा भाई नॉमिनी डायरेक्टर को प्यार से। अगर
2 कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट कर देते हैं ईयर में, ठीक है, डिफॉल्ट इन द क्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, या तो डिफॉल्ट इन द क्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी कर देते हैं या सिक्योरिटी डिफॉल्ट इन रिडम्पशन, उस केस में अगर आप कर देते हैं तो उस केस में नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ पास अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। मीटिंग बुला सकता है भाई, डिबेंचर ट्रस्टी के पास पावर है कि वो मीटिंग बुला सकता है, ठीक है, इंश्योर करेगा कि जो कन्वर्जन और रिडम्पशन है एज पर द रिक्वायरमेंट हुआ है कि नहीं। आपने बोला था कि आपको रिडम्पशन के टाइम में हम 5% प्रीमियम देंगे, तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब कौन देखेगा, डिबेंचर ट्रस्टी देखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर, रिटर्न बाय एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वैल्यू, ठीक है, 1/10 ऑफ वैल्यू ने लिखित में दे कि हमको मीटिंग चाहिए, तो करो भाई मीटिंग, हमको क्या दिक्कत है, ठीक है। और ब्रीच या तो डिफॉल्ट का सिचुएशन आता है तो मीटिंग ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है। सर एक और चीज होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नाम का एक चीज होता है, ठीक, अगर कंपनी जहां पास रिडम्पशन डिबेंचर करती है तो उसको ना एक DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर में यूज होगा। ये चीज ध्यान से रखेंगे। आप सोचिए जरा सा, डिबेंचर आपने आज इशू कर लिया, पैसा यूज कर लिया, भाई भले 20 साल के बाद देना है तुमको, 10 साल के बाद देना है, 5 साल के बाद देना है, लेकिन लमसम देना है, क्या कर, कहां से, कुछ ना कुछ तो पैसा साइड रखना पड़ेगा ना, उसी तो आप लोग रिजर्व बोलते हो। अब रूल पड़िएगा, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, DRR कहां से बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। और जबरदस्त चीज, DRR डिबेंचर रिजम्पशन रेशियो ऑन और बिफोर 13th अप्रैल इन्वेस्ट एंड डिपॉजिट मोर देन 15% ऑफ द मैच्योरिटी एंड नेक्स्ट ईयर ऑफ 31st मार्च। सर क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। अगले साल जो मेरा डिबेंचर रिडीम होने वाला है, ठीक है, तो इस साल के 30 तारीख तक, ठीक है, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल तक मैं या तो इन्वेस्ट करूंगा या तो डिपॉजिट करूंगा 15% से ज्यादा। समझ गए इस चीज को, मतलब 15% रिजर्व करके रखूंगा, ठीक है। जो अगले साल मेरा मैच्योर होने वाला है ना, उसका 15% मैं इस साल इन्वेस्ट करूंगा या डिपॉजिट करूंगा, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब देखिए कहां इन्वेस्ट करोगे आप, डिपॉजिट कर दो शेड्यूल बैंक पे, ठीक है, या तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी कर दो, और जो जो चीज होगा इसको कोई और किसी और चीज में नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पर्पस ऑफ द रिडम्पशन में यूज करना है, ठीक है। शेड्यूल बैंक आपको पता है कि बैंक ऑफ इंडिया, SBI और पार्ट शेड्यूल 2 ऑफ द RBI होता है, समझिए इस चीज को। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ध्यान सुनेगा। ट्रस्ट डील सेड मेड विद इन 3 months इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी एंड विल ओपन फॉर द इंस्पेक्शन। जो ट्रस्ट डीड बनाएंगे 3 महीने के अंदर, जिस दिन डिबेंचर इशू किए उसके 3 महीने के अंदर आपको ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी को फेवर में करोगे, और विच विल बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है। इफ डिबेंचर ट्रस्टी शोज नेग्लिजेंस और फेल्स टू शो डिग्री ऑफ केयर, ही विल बी लायबल इफ अप्रूव्ड बाय द 3/4 ऑफ द वैल्यू। मतलब वो लायबल हो जाएगा अगर 3/4 वाले बोलते हैं। एक बार और डिबेंचर को तो लोग ध्यान से सुन लेना कि इसमें डिबेंचर जो होता है ना, उसमें आपको अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। भाई डिबेंचर होल्डर तो बाहर रहता है कंपनी का, दे आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, नॉट स्टॉक होल्डर्स भी बोल तुम, बट दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स, ओके। तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी उनको बैठेगा और बताएगा कंपनी में कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन याद रखेंगे भाई, उसको डायरेक्ट डिबेंचर होल्डर ही अपॉइंट किया तो उसको रिमूव भी डिबेंचर होल्डर ही करेगा। 3/4 की वैल्यू कर दो रिमूव, ओके, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम मीटिंग से स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, अगर और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सेल के नंबर पे। ओके, थैंक यू।